तुगलक। सबसे ज्यादा समय तक कौन शासन किया? तुगलक वंश शासन किया। ठीक है, कौन सा वंश? तुगलक। तुगलक वंश। कितने वर्ष? लगभग 94 वर्ष। और सबसे कम अगर पूछे तो सबसे कम समय तक कौन सा? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश के द्वारा शासन किया गया। और ये शासन किया गया लगभग कितना वर्ष? 30 वर्ष। लगभग कितना वर्ष? 30 वर्ष। एक बताए थे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा समय तक कौन सा शासन किया है ना? व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से, है ना, सर्वाधिक शासन जो किया है, व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक शासक शासन वाला जो शासक है, वो कौन सा शासक है? बहलोल लोदी। कौन सा है? बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सा वंश के हैं, तो लोदी वंश का। कौन सा वंश के हैं? लोदी वंश के हैं। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। देखिएगा, तुर्क आक्रमण जो हुआ था, तुर्क आक्रमण, है ना, कौन सा आक्रमण? तुर्क आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले हम लोग महमूद गजनबी के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। आप लोगों को कुछ जो पॉइंट्स है एकदम याद रखना है, इसमें भूलना नहीं है। महमूद गजनबी 1000 से महमूद गजनबी 1000 से 1027 ईस्वी के बीच बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया गया। 17 बार आक्रमण किया गया। ठीक है। भारत पर पहला आक्रमण कितना ईस्वी में किया गया? 1001 में, है ना, शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। तो पूछेगा महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। पहला आक्रमण कब किया था? 1000, है ना, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। कहीं कहीं 1001 देता है, लेकिन सिंध एरिया में किया गया था आपका 1000 ईस्वी में। यानी 1000 से 1027 तक में 17 बार आक्रमण किया, ये चीज है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर पहला आक्रमण कभी, यहाँ पर देखिए दिया है ना, 1001, और वो शाही राजा था जयपाल के विरुद्ध। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है? 1025 ईस्वी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हमला। सोमनाथ मंदिर गुजरात पर हमला किया गया था। दरबारी विद्वान की बात करें तो दरबारी विद्वान जो था, किसका दरबारी विद्वान? महमूद गजनबी। तो पूछा जाएगा महमूद गजनबी का जो दरबारी विद्वान था, जो हमेशा उसके साथ रहता था, उसका नाम क्या है? अलबरूनी। ये अलबरूनी के बारे में जानते हैं कैसे पूछा जाता है? महमूद गजनबी के शासन काल में कौन सा लेखक है या कौन सा इतिहासकार है जो साथ में भारत आया था? तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कौन सा? अल-बारूनी। इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। ख्वारिज्म नाम का एक स्थान है। कौन सा स्थान है ये? ख्वारिज्म नाम का एक स्थान है। कहाँ है ये वर्तमान में? उज्बेकिस्तान में। वही जन्म हुआ था अल-बारूनी का। तो पूछा जाएगा अल-बारूनी किसके समय में भारत आया? महमूद गजनबी के समय में। पूछा जाएगा महमूद गजनबी जो था उसका उनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान ना दे करके लिख देगा उसका जगह का नाम ख्वारिज्म, क्योंकि पहले ये ख्वारिज्म के नाम से वो जाना जाता था। अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान देश के अंतर्गत में है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखें, महमूद गजनबी के द्वारा कितनी बार आक्रमण किया गया? 17 बार। पहला आक्रमण 1001। पहला आक्रमण 1001। हालांकि इसका पूरा सेशन अगर देखा जाए तो 1000 से लेकर के 1027। आप लोगों को डेट कभी नहीं पूछेगा, आप लोगों से डेट कभी नहीं पूछेगा कि कंफ्यूजन हो रहा है सर कि कभी 1000 में किया या 1001 में किया। ऐसे होने का कारण देखिए हम बताते हैं सिंपल सा। जो सिंध प्रांत, जो अफगानिस्तान वाला एरिया था ना, सिंध वाला कुछ एरिया, सिंध, हालांकि अफगानिस्तान का तो उधर मुल्तान आ जाएगा, लेकिन सिंध एरिया और भारत का एरिया ना पहले एक था।
उसको अलग नहीं किया जाता था। लेकिन कुछ इतिहासकार के द्वारा क्या किया गया कि जो उधर आक्रमण किया गया ना उसको नहीं लिया गया, और भारत के तरफ से जो राजा दाहिर पर आक्रमण किया गया है ना, राजा दाहिर बताए थे ना, वहां का आक्रमण को मान्य किया गया कि सिंध का आक्रमण। तो कहीं कहीं दोनों देता है, कहीं कहीं पे आपको 1000 मिलेगा, कहीं कहीं 1001 मिलेगा, और नहीं तो कोई अगर ऐसे करके अगर क्वेश्चंस दिया जाएगा तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला आक्रमण याद रखना है, राजा दाहिर, राजा दाहिर। देखिएगा, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मोहम्मद गौरी के बारे में याद रखना है कि भारत में मुस्लिम संप्रदाय, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। लेकिन मोहम्मद गौरी से पहले जो आक्रमण किया था वो कौन किया था? गजनबी। अच्छा, भारत में देखते हैं क्रम, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अरबों का आक्रमण। किसका? अरबों का। और इस समय 712 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? ये कासिम 712 ईस्वी में। उसके बाद फिर कौन सा? गजनबी। कौन सा व्यक्ति आता है? गजनबी। गजनबी। ये 1000 से लेकर के 1027 तक, 1027 तक नहीं। उसके बाद कौन आता है? मोहम्मद गौरी। कौन आता है? मोहम्मद गौरी। गौरी जो गौर का शासक था, और ये अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। तो गौरी के बारे में याद रखना है, ये आपका 1178 में वहां पर किया था आक्रमण, 1175 से लेकर के 1205 तक, 1205 तक। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुआ था? 1205 में, 1206 में, 1206 में, 1206 या 5, तो 6 याद रखना है, 1206 तक। तो इनका जो मृत्यु हुआ ना उस समय तक शासन के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि अरब के द्वारा पहले आया था भारत आक्रमण करने के लिए, 712 ईस्वी में सफल भी हुआ। फिर गजनबी, उसके बाद गौरी। तो वास्तविक जो मुस्लिम सत्ता का संस्थापक था वो गौरी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गौरी का जो गुलाम था उस समय, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको दिल्ली से दिया गया था शासन करने के लिए। उस समय दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं, दिल्ली का नाम पता है क्या था? इंद्रप्रस्थ था। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ से शासन करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था, क्योंकि वो जो था ना इसका गुलाम था। गुलाम का मतलब जानते हैं आप लोग? गुलाम का मतलब जानते हैं आप लोग? गुलाम का मतलब आप लोग जानते हैं? गुलाम का मतलब ना दास। गुलाम का मतलब क्या होता है? दास। यानी कि किसी को खरीद लिया जाता था पहले पैसे पर। ठीक है। देखिएगा गौरी के बारे में, तो गौरी के बारे में सबसे पहला चीज क्या याद रखेंगे? मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गौरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? माउंट अब्बू का युद्ध, मूलराज द्वितीय ने गौरी को हराया था। माउंट अब्बू वही याद रखना है, राजस्थान वाला। कौन सा? राजस्थान, है ना, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर हालांकि ये लड़ा गया था। हम आप लोगों को बताना है कि पहली बार गौरी को हराने वाला राजपूत शासक जो था, मूलराज द्वितीय, या बड़ा भाई का नाम था, इसका छोटा भाई का नाम भी देता है। क्या नाम था? भीम द्वितीय। क्या बताए थे? भीम सेकेंड। तो दोनों याद रखना है, जो पहली बार गौरी को हराया गया था भारत के शासक के द्वारा। ठीक है। पूछा जाएगा ये दोनों किस वंश से संबंधित है? तो सोलंकी वंश। कौन सा वंश? सोलंकी वंश। तो इतना चीज यहाँ पर याद रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1191 में हुआ था, 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था। यानी कि पहला युद्ध में गौरी हार गया, और तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ था 92 में, उसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यानी कि पहला में आपका गौरी की हार हुई थी, और दूसरा में फिर गौरी का क्या हो गया? दूसरा में गौरी जीत गया, है ना। इसके पीछे कुछ रीजन है। एक राजा थे जयचंद, जिनके द्वारा साथ दिया गया था गौरी को। ठीक है। चंदावर का युद्ध में वही हुआ कि गौरी
है ना। गौरी गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हरा दिया। यानी जयचंद और गौरी के बीच में दोनों में से फिर युद्ध हो गया, है ना। युद्ध हो गया। होता है ना, जो दोस्त रहता है ना उसी के साथ फिर लड़ाई हो जाता है, और उसके साथ लड़ाई बड़ा खराब होता है। अभी लड़ाई देख रहे हैं ना, खान सर और विपिन सर में, दोनों दोस्त थे और दोनों में अभी लड़ाई चल रही है। नहीं, तो दोस्त जो होता है ना किसी का खामियां भी जानता है, नहीं, और अच्छाइयां भी, नहीं समझे। तो वो चीजें बड़ा ये होता है ना। यही इसी के चलते देखिएगा कि गौरी, पृथ्वीराज चौहान जो था ना, पृथ्वीराज चौहान को छोड़ करके जयचंद जो था वो गौरी को साथ दिया था। और फिर आगे देखिए, ज्यादा दिन का बात नहीं है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान हारा, और 2 साल के बाद ये जो जयचंद जो साथ दिया था गौरी को, ये गौरी और जयचंद के बीच खुद युद्ध हुआ, और इसमें क्या हुआ, जयचंद की हार हो गई। यानी कि ये तीनों युद्ध याद रखना है ना। सबसे पहले माउंट आबू का युद्ध दे, या तो इसको गुजरात का युद्ध पूछे, या तो फिर राजस्थान का युद्ध पूछे। अगर गौरी का युद्ध पूछे ना, पश्चिमी क्षेत्र जो भारत में किया था, तो मूल राजदूतीय यानी कि भीम द्वितीय ने सबसे पहली बार हराया था। कब? 1100। डेट याद रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध कब? तराइन का द्वितीय युद्ध कब? और चंदावर का जो युद्ध हुआ था, गौरी ने किसको हराया था? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ पॉइंट्स है, आप लोगों को हालांकि बताए हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। देखिएगा, प्रथम अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी में, यानी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ये 712 ईस्वी याद रखना है। हालांकि यहाँ पर दो क्वेश्चंस और बनता है, लेकिन उतना डीप में नहीं पूछा जाता है। 710 में पहली बार, जैसे ये जो आपका है ना मोहम्मद बिन कासिम, ये मोहम्मद बिन हजाज जो इराक का राजा रहता है, उसका ये भतीजा और दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। तो उसका एक जहाज लूटा गया था सिंध में। अब जहाज लूटा गया था ना, तो मोहम्मद बिन जो हजाज था, उनके द्वारा लेटर लिखा गया कि मेरा जहाज लूटा गया है, सिंध के जो राजा हैं वो इनकी भरपाई करें, यानी कि आपके इलाके में लूटा गया है तो आप ही के द्वारा कोई ना कोई तो लूटा गया होगा, आप ही के कोई प्रजा लूटा होगा। तो यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं गया कि प्रजा ना तो लूटी है, ना तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले 710 ईस्वी में, है ना, उबैदुल्ला नाम करके व्यक्ति आया, है ना, और वो आक्रमण किया, लेकिन वो हार गया। फिर 711 में आक्रमण किया गया बुंदेल के द्वारा, वो भी हार गया। उसके बाद मोहम्मद बिन हजाज ने अपने दामाद, अपने भतीजा को 712 ईस्वी में भेजा। और याद रखना है कि राजा दाहिर जहां पे रहते थे, वहां पे मोहम्मद बिन कासिम आया और गुप्त समझौता किया, गुप्त सूचना एकत्रित किया। हमें पता है कि हमको और आप में लड़ाई चलता है, तो हम क्या करेंगे, आपके जो नजदीकी हैं उनको तोड़ने का काम करेंगे, उनसे हम मिलेंगे, है ना। और ऐसे करके ये सारी चक्रव्यूह रच करके राजा दाहिर को हरा दिया, है ना। सिंध प्रांत की एक राजधानी थी उस समय, पता है आप लोगों को राजधानी का नाम? नहीं, जहां लड़ाइयां हुआ था। बंदरगाह का नाम पता है? जहां पे लूटा गया था जहाज, उस बंदरगाह का नाम पूछा जाता है, याद रखना है, देवल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? देवल बंदरगाह, है ना। सिंध प्रांत का सबसे चर्चित बंदरगाह था देवल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? देवल बंदरगाह। तो वो चीजें याद रखनी है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, सिंध पर विजय यानी रावर का युद्ध बोला जाता है। शासक का नाम क्या था? दाहिर, है ना, शासक का नाम दाहिर। और सर्वाधिक प्रमाणित स्रोत जो है वो चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अली अहमद, अली अहमद, याद रखना है, अली अहमद, ठीक है, अली अहमद। इतना कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। बताइएगा आप थोड़ा सा, 712 ईस्वी में कौन आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो भारत पर आया मुस्लिम आक्रमणकारी, वो कौन था? गजनबी। गजनबी का पहला आक्रमण कब? 1000 में मुल्तान एरिया में, उसके बाद फिर 1001 में किसके विरुद्ध? जयपाल राजा के विरुद्ध। उस समय राजा ताहिर बोल दिए थे क्या? जयपाल राजा। तो जयपाल याद रखना, राजा दाहिर तो 712 ईस्वी में आएगा ना। तो जयपाल राजा के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया गजनबी? 17 बार।
हालांकि इसमें कुछ कम दिया है, लेकिन आप लोगों को बताए हैं कि याद रखना है। एक तो आपका 1025 का याद रखना है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। दूसरा 1008 बताए हैं, नागरकोट का आक्रमण। भारत का सभी राजा एक तरफ हो गए थे कि आपका गजनवी को हराना है ना। लेकिन गजनवी फिर क्या हो गया, नागरकोट के आक्रमण 1008 ईस्वी को क्या किया, जीत गया। दो गो एक बताए थे 1027, याद रखना है, गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध। इसलिए किया गया कि जब 1025 में जा रहा था ना, तो जाट के द्वारा आक्रमण करके कुछ चीजें लूटी गई थी। तो यहां से आप लोगों को इतनी चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ गुलाम वंश के बारे में, है ना, किसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में यहाँ पर ध्यान देना है। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल बताइए तो। 1206 से 1526, 1206 से 1500। 1206 में जो स्थापना किया गया किसके द्वारा, ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा, 1526 में जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, तो लोदी वंश का था, इब्राहिम लोदी नाम रखा था। और ये मारा गया पानीपत का पहला युद्ध, बाबर ने इसको युद्ध में मार दिया था। याद रखना है 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का पूरा कार्यकाल है। 5 वंश ने शासन किया था, पांचों का पांचों मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, एक प्रकार का तुर्क मुसलमान था। और याद रखना है 1206 में ऐबक के द्वारा स्थापना किया गया, और 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध में मारा गया। क्रम अगर देखते हैं तो सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद, हमें लगता है कि आप लोगों को क्रम तो याद ही है ना, नहीं याद है तो बोलेगा गुलाम वंश कब से कब तक रहा था, 1290 तक। बहुत अच्छा। खिलजी वंश 1330 ना, 1320, बहुत अच्छा। तुगलक वंश 1414। सैयद वंश 1400। लोधी वंश 1451 से 1500, 1526, 1526। ये क्रम याद रखना है। सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया। अब कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को हमेशा यहाँ से ध्यान देना है। क्या है सर, गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो गुलाम वंश में जो शासक हुआ, ऐबक हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो या तो इल्तुतमिश हो, ये सबको खरीदा गया था पैसे पर। मान लीजिए कि हम किसी को दास के रूप में पैसे पर खरीदें, मेरी मृत्यु के बाद वो दास जो है ना, उस पूरे जो साम्राज्य बनाए हैं उसका वो हकदार हो गया, तो उसको इसीलिए दास वंश के नाम से भी जानते हैं। तो गुलाम वंश भी बोला जाता है, दास वंश भी बोला जाता है, मामलूक वंश भी बोला जाता है। तो कभी आप लोगों को अगर दे दे कि सर बताइए मामलूक वंश के संस्थापक कौन है, ऐबक। दास वंश के संस्थापक कौन है, ऐबक। याद रहेगा क्या, ठीक है। कब से कब तक चला था, संस्थापक का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए कुछ कार्य है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि गुलाम वंश आप लोग पढ़ चुके हैं, देखिएगा मेन मेन पॉइंट। ऐबक ने उपाधि ग्रहण किया था लाख बख्श का। आप लोगों को लाख बख्श का मतलब क्या होता है, लाखों का दान करने वाला। पील बख्श भी बताए हैं, पील बख्श का मतलब हाथियों का दान करने वाला। हातिम द्वितीय भी बताए हैं। हातिम द्वितीय जो है ना, ये आपका मेरा आपका एक पुस्तक है, जिसका नाम है, एक पुस्तक है दिल्ली सल्तनत में लिखा गया है। उस पुस्तक में बताया गया है, हातिम द्वितीय का नाम दिया गया है, यानी हातिम द्वितीय बोला गया है किनको, ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनको कुरान खुआ भी का भी उपाधि दिया गया। कुरान खुआ का मतलब कुरानों का पाठ करने वाला। कुरान खुआ का मतलब कुरानों का पाठ करने वाला।
तो अलग अलग उपाधियां ऐबक को जाना जाता है और ऐबक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये पहला शासक है। ठीक है सर। कुतुब मीनार की नींव भी रखा गया, ये भी याद रखना है। भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और उनकी उनकी सेना का समग्र कमांडर था। कमांडर का मतलब अंगरक्षक नहीं, तो गौरी का जब गुलाम था तो गौरी का कमांडर रहेगा या नहीं रहेगा? तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो ऐबक था किसका गुलाम था, किसका कमांडर था? गौरी का। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श किसे कहा जाता है? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद था, है ना। पोलो का शौकीन था। और आप लोगों को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई ना? चौगान, यही पोलो को चौगान बोला जाता है ना। घोड़े पर से चौगान खेल रहा था और उससे फिर उन्हीं उसी समय इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गया था। गुलाम वंश में एक और आता है इल्तुतमिश, जो काफी चर्चित है। हालांकि कुल शासक की संख्या 11 है। 11 शासक दिया है क्या? कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं आपको यहाँ पर याद रखना है इल्तुतमिश के बारे में। वास्तविक संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का। वास्तविक संस्थापक कौन? इसके बाद क्वेश्चंस आएगा, इसके बाद ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और आप लोगों को एकाएक ही करके हम पूछेंगे, कैमरा घुमा करके, है ना। कौन कौन बताते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ना ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसको एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना है। आप लोगों को होमवर्क जब मिलता है तो उसमें लिमिट रहता है। कुछ चीजें अलग अलग बुक्स में, अलग अलग पीडीएफ में कुछ अलग अलग चीजें मिलेगा आपको देखने के लिए, और वहां पर ध्यान देना है क्या क्या चीजें हैं। वास्तविक संस्थापक हमें मिला था ना होमवर्क में। वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुत्व शासक बोला जाता है किसको? इल्तुतमिश को। पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुत्व शासक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। तुर्क-ए-चहलगानी यानी चालीसा दल किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चालीसा दल क्या था? तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। 40, है ना, 40 तुर्क सरदारों का संगठन था, गुलाम नहीं, 40 तुर्क सरदारों का संगठन था। एकता प्रणाली किसने शुरुआत किया था? इल्तुतमिश। ये तीनों चीजें ना कई बार पूछा गया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुत्व शासक कौन? इल्तुतमिश। तुर्क-ए-चहलगानी का संस्थापक? इफ्ता व्यवस्था? इल्तुतमिश। अब देखिए कुछ रजिया के बारे में। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी, ये तो याद ही है। 1236 में बनी और 40 तक रही। कब तक रही? 40 तक। आप लोगों को पता होगा कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 1236 में इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1240 में जो गद्दी पर बैठती है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला और पहली महिला, रजिया सुल्तान। इसके काल में जमालुद्दीन याकूब को लीडर ऑफ फेथफुल की उपाधि दिया गया। ये लीडर ऑफ फेथफुल की उपाधि पूछा जाएगा किसे दिया गया? तो जमालुद्दीन याकूब। आप लोगों को बताया ना कि बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि जमालुद्दीन याकूब और रजिया के बीच कुछ प्रेम जैसा संबंध था, है ना। क्यों ऐसा संबंध? क्योंकि अमीर आखुर के पद पे था जमालुद्दीन याकूब। अमीर आखुर क्या होता है? अमीर आखुर का मतलब होता है घोड़े जो अस्तबल में रहता है ना, घोड़े को देख रेख करने वाला अधिकारी। तो रजिया जब भी निकलती थी तो हाथ पकड़ के उसको घोड़े पे बैठाना, है ना, हाथ पकड़ करके उसको घोड़े पर से उतारना। और ये सारा देख करके जो जो तुर्क के जो लोग रहते थे, है ना, चालीसा दल के लोग रहते थे, या तो रजिया थी तो रजिया का चचेरा भाई था, बहराम शाह था, नसरुद्दीन महमूद था, तो सबको देख करके जलन होता था, है ना। तो लोग अलग अलग चीजें बनाते हैं ना, तो वैवाहिक संबंध के रूप में बस प्रेम, एक प्रकार का प्रेम है जो दासों के द्वारा ऐसे किया जा रहा है, तो उससे भी इनका अवहेलना किया गया। बहुत सारे लेखक के द्वारा ऐसे बताया गया है। हालांकि अंततः हम लोग रजिया के बारे में क्या पढ़े थे कि बहराम शाह ने रजिया को किडनैप करवा देता है। बहराम शाह उसका चचेरा भाई,
रजिया को किडनैप करवा देता है और अल्तुनिया नामक शासक से किडनैप करवा देता है। अब बहराम शाह ने सबको पोस्ट दिया, किसी को अमीर याकूत दिया, किसी को अंगरक्षक बना दिया, किसी को इक्तादार बना दिया, लेकिन जिससे किडनैप रजिया को करवाया था ना अल्तुनिया, उसको कोई पोस्ट नहीं दिया। अल्तुनिया भी एकदम आग बबूला हो गया कि हम ही रजिया को किडनैप किए हैं, दिल्ली की सल्तनत से हटाए हैं और हमको कोई पोस्ट ही नहीं मिला। अब रजिया इसका फायदा उठा ली, फायदा रजिया को हुआ या तो फिर अल्तुनिया बोलिए, दोनों मिल क्या किया, दोनों ने निकाह कर लिया और फिर से दिल्ली पर आक्रमण करता है। और फिर दिल्ली पे आक्रमण करने के समय में आ, हार हार होती है और लौटते समय हरियाणा के कैथल नामक जंगल में 1240 ईस्वी में दोनों को मार दिया जाता है ना। हालांकि लिखा है कि डाकुओं के द्वारा मृत्यु हो जाती, तो यहाँ तक आप लोग याद रखें। लेकिन यहाँ पे याद रखना है एक उपाधि लीडर ऑफ फेथफुल पूछा जाएगा, तो किसको मिला था लीडर ऑफ फेथफुल? जमालुद्दीन, हाँ जमालुद्दीन याकूब। बलबन, बलबन काफी चर्चित शासक है। सबसे पहले बताइएगा कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? बहाउद्दीन, बहाउद्दीन बलबन। बहाउद्दीन था सिर्फ, इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। सजा देना है तो लोहे की तरह और नहीं तो फिर रक्त नीति का मतलब सर कलम कर देना, एक प्रकार की नीति थी बलबन का। सिजदा और पैबोस प्रथा चलाया था। जो भी लोग दरबार में मिलने आएंगे पहले सिजदा करेंगे, उसके बाद पैबोस मतलब पैर को चूमेंगे अपने घुटनों के बल पर। सर्वप्रथम दीवान ए सैन्य विभाग बनाया, बहुत खतरनाक सेना बलबन ने। सेना का सैन्य विभाग, सेना के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम रखा गया दीवान ए अर्ज। कई बार पूछा गया दीवान ए अर्ज विभाग कैसा था? सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। और किसने बनाया था सैन्य विभाग? बलबन ने बनाया था। दीवान ए बरीद पूछा जाएगा कैसा विभाग था? गुप्तचर विभाग था। और गुप्तचर विभाग का जो बनाया था वो कौन बनाया था? बलबन। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें, दीवान ए अर्ज का गठन किसने किया? दीवान ए अर्ज किसने बनाया? दीवान ए अर्ज कैसा विभाग था? सैन्य विभाग, है ना। पूछा जाएगा दीवान ए बरीद कैसा विभाग था? तो दीवान ए बरीद एक विभाग था जो गुप्तचर विभाग था, है ना। कैसा था? गुप्तचर विभाग था। और दोनों जो विभाग बनाया गया था वो किसके समय में? बलबन के समय में बनाया गया था। चलिए, खिलजी वंश के बारे में देखें तो 1290 से लेकर 1320 जमालुद्दीन फिरोज खिलजी, पूरा नाम बताया तो खिलजी वंश के संस्थापक का जमालुद्दीन, है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज याद रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कह रहा है कि उपाधि इनको शाइस्ता खां, इसको शाइस्ता खां की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या बोला जाता है? शाइस्ता खां। दीवान ए बवकूफ, ना है ना, वकूफ नामक विभाग का स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है, सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी और ये जो जमालुद्दीन फिरोज खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी का ये चचा है और इनकी बेटी से इनका शादी हुआ, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या संबंध? चचा और ससुर। और ये हो जाएगा भतीजा और दामाद। आया समझ में? तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है, ये इसी के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सरे कलम कर दिया जाता है। मिलने के लिए बुलाया जाता है कि हम बहुत सारा धन लेकर के आए, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव राय को हरा करके, है ना। और मिलने के लिए बुलाया जाता है और इनके साथ एक और व्यक्ति रहता है जिनका नाम रहता है मलिक काफूर। दोनों से मिला हुआ रहता है, दोनों बुलाया जाता है और फिर उनको बुलाने के साथ में और झुकता है और मलिक काफूर के द्वारा जो और जो सेना रहता है उनके द्वारा गला काट दिया जाता है ना। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को आप लोग मूवी में भी देखे होंगे, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का, है ना। मूवी बनाया है ना रणवीर सिंह, हाँ, पद्मावत।
तो उसमें भी दिखाया गया है, ध्यान देंगे। तो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ये अपने ससुर का मूड़ी ना भाला में खोस करके ना पूरे आपका यूपी के चौराहों पर घुमाया था, ताकि डर पैदा हो सके, है ना। ये चीजें याद रखना है। उपाधि सिकंदर शानी का सैन्य गैरिसन यानी शहर सीरी का किला का स्थापना किया गया। बाजार नियंत्रक प्रणाली पढ़े है ना। अगर थोड़ा सा कम आप सामान तौलेंगे तो आपके शरीर से उतना मांस निकाल करके बराबर किया जाएगा। इतना कड़ा सजा मिलता था जमात या अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी को कहना था ना कि हम अगर शासन करेंगे तो जो चीजें हम चलाना चाहते हैं वैसे चला, मतलब कि जनता अगर सही रहेगी तब शासन हो सकेगा। बहुत हार्ड व्यवस्था था इनके समय में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और कहा जाता है, इसने मना कर दिया था, पार्टी नहीं मनाना है, 10 लोगों को साथ नहीं रखना है, शादी विवाह में किसी को निमंत्रण नहीं देना है बगैर पूछे कि 10 लोग आ गए। इसलिए ताकि सब लोग एकजुट हो जाएंगे ना, एक जगह जब बैठेंगे खाएंगे पिएंगे तो सब लोग एकजुट हो जाएंगे। इसके लिए ये मना कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी, ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो ऐसा चीज यहाँ पे याद रखना है। दाग और हुलिया प्रथा, दाग का मतलब घोड़ों को दागने की प्रथा, हुलिया का मतलब सैनिकों को हुलिया बदलने की प्रथा। ये भी किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ताकि हम अपने घोड़सवार को पहचान पाए, अपने सेना को पहचान पाए। ठीक है। तुगलक वंश कब से कब तक? 1320 से 1413, कभी 1414, कोई नहीं। गयासुद्दीन तुगलक, है ना, इनका उपाधि जो है ना वो गाजी की उपाधि लिया था। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण, ये नहर वाला एकदम याद रखना है ना। गयासुद्दीन तुगलक को जब जाना जाता है तो वो नहर से, सिंचाई से जाना जाता है। नहर की व्यवस्था करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तुगलकाबाद नामक फोर्ट का निर्माण किया। सिजदा प्रथा की शुरुआत की, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया। एमबीटी कौन? एमबीटी के बारे में याद रखना है। एमबीटी पूरे दिल्ली सल्तनत में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये बड़ा भावुक व्यक्ति था। इसके पास कोई रो दे ना, इसके पास अगर कोई रो दे मोहम्मद बिन तुगलक के पास, तो ये बड़ा भावुक था, उनका काम कर देता था। पता है ना कि अगर आपको शासक बनना है ना तो क्रूर बनना पड़ेगा। आपको बड़े साम्राज्य चलाना है तो क्रूर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दयालु हैं तो बहुत सारे ऐसे चीजें आएगा ना कि आपको धोखा में डाल देगा। नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे ऐसे कि सर ये दिक्कतें हैं, फलना दिक्कतें हैं, तो कुछ चीज कुछ कुछ समय तक रहना चाहिए। और इनके द्वारा ना वही चीजें इनको धोखा दिया था। देखिए बताते हैं यहाँ पर, इनके बारे में ऐसा अब शब्द लिखा जाता था ना पत्र पर, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि इनको रहा नहीं गया या ये दिल्ली छोड़ करके अपनी राजधानी चेंज कर लिए। दिल्ली में लिखा जाता था इनके बारे में अलग अलग चीजें, इसीलिए दिल्ली छोड़ करके कहाँ चले गए? दौलताबाद। इबन बतूता इसी के समय में आया था 1333। कितना? ये डेट पूछा जाता है। इबन बतूता कितने ईस्वी में आया था भारत? 1333। कहाँ का यात्री था इबन बतूता? मोरक्को का। इबन बतूता, बतूता कहाँ का था ये? मोरक्को, याद रखना है। मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को का था। ठीक है सर। इसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या है? रहेगा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ इसी के समय में, गयासुद्दीन तुगलक, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखना है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान का नाम क्या था? याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी। फिरोज शाह तुगलक, इसको एफएसटी के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक नहरों का विस्तार किया। हालांकि नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक।
और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बताया कि राजधानी चेंज किया गया था, कहाँ किया गया था? दौलताबाद। सैयद वंश कमजोर केंद्रीय शासन इसके समय में कमजोर हो गया था दिल्ली सल्तनत। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी पुस्तक तारिख ए मुबारक शाही में इस वंश को पैगंबर का वंशज माना है। पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश ने शासन किया, किस वंश को पैगंबर का वंशज माना जाता है? सैयद वंश को। कौन सा वंश को पैगंबर का वंशज माना जाता है? सैयद वंश को पैगंबर का वंशज माना जाता है। याद रहेगा क्या? ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक का नाम क्या है? फ्रीज खां है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। अब देखिए लोधी वंश में कुछ कुछ चीजें। सिकंदर लोधी आगरा की स्थापना किए 1504 में। गज ए सिकंदरी नामक पैमाना क्या था? पैमाना। पैमाना नपाई करने वाला, है ना? भू विस्तार जैसे खेत वाला भी नपाई होता है ना, गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे, नहीं रहता है कितना हाथ का रहता है, नहीं डंटा रहता है, लाठी वगैरह या तो फिर उसको बोल सकते हैं बांस वगैरह का, उससे नापा जाता है ना? तो उसी तरीके से याद रखना एक पैमाना था गज ए सिकंदरी नामक पैमाना किसने चलाया था? तो याद रखना है सिकंदर लोधी के द्वारा। इब्राहिम लोधी के बारे में याद रखना है कि इब्राहिम लोधी जो था वो अंतिम शासक, पहले भी हम बता चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर को इब्राहिम लोधी ने हराया था और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। यानी 1206 से लेकर के 1526 में क्या हो गया? हमें पता है, आप लोग एकदम ध्यान से सुने होंगे, है ना? बताइएगा दीवान ए अर्ज नामक विभाग किसने बनाया था? बलबन ने। दीवान ए अर्ज नामक विभाग किसने बनाया? दीवान ए अर्ज नामक विभाग कैसा विभाग था? दीवान ए बरीद नामक विभाग किसने बनाया? दीवान ए बरीद कैसा विभाग था? गुप्तचर विभाग था। सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस शासक के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य शासक कौन था? इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है ना? स्वप्न वादशाह के भी नाम से, स्वप्नवासवादता के भी नाम से जाना जाता है। ये सब मिला था क्या क्वेश्चन? बिल्कुल मिला था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन रहे? रजिया सुल्तान का शासन कब से कब तक? 1236 से 1240। रजिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? कैथल के जंगल हरियाणा में। कौन किससे लड़ाई के समय में हुआ था? तो बहराम शाह, चचेरा भाई बहराम शाह, वही ना हराया था। तो ये लौट रही थी जिस समय मृत्यु हुआ था अल्तुनिया का भी और रजिया का भी। रजिया सिकंदरी नामक पैमाना किसने बनवाया था? सिकंदर लोधी। आगरा, आगरा का संस्थापक? डेट बताइए। 1504। किस वंश को पैगंबर का वंशज माना जाता है? सैयद वंश को। कौन सा वंश को? सैयद वंश को माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। ये मिडेवल हिस्ट्री का जो दिल्ली सल्तनत है ना, बहुत दिनों की क्लास है, बहुत लॉन्ग टर्म का। ये तो शॉर्ट में दो चार पांच पॉइंट्स है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दे दे, दिल्ली सल्तनत कम से कम लगभग ठीक हो जाएगा। ये चीजें करवा चुके हैं ना? चलिए, ये पुस्तक आप लोगों को याद नहीं करनी है बल्कि याद ही रखनी है। किताब उल हिंद के लेखक तारिक ए मुबारक शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज, है ना? फिरोज खसी का लेखक कौन है? अफी, है ना? फतुहात ए सलातीन के लेखक, है ना, मलिक इसामिक के द्वारा। तबकात ए नासरी, मिनहास उल सिराज। यही पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा था। तबकात ए नासरी में कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहा गया है। यही चीजें ना बता रहे थे। तो तबकात ए नासरी में हातिम द्वितीय का नाम दिया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं मिलता। जब ये पुस्तक पढ़ेंगे उसमें लिखा रहेगा हातिम द्वितीय ने ये काम किया, हातिम द्वितीय ने ये काम किया। जब आप लोग एशियंट पढ़ते हैं, मौर्य पढ़ते हैं, तो आप लोगों को मिलेगा भब्रू बैराट शिलालेख में अशोक को अशोक नहीं बोला गया,
अशोक को मगध का राजा माना गया कि मगध का राजा ने ये किया, मगध का राजा ने ये किया। तो उस तरीके से अलग अलग शिलालेख में अलग अलग चीजें यहाँ पर जाना जाता है। तबकात नासरी के लेखक कौन है? तुगलकनामा के लेखक, खजाइनुल फुतूह के लेखक। सर जी आपको याद क्या रखना है? किताबुल हिंद, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, और सबसे अगर चर्चित पुस्तक पूछे तो तबकात नासरी, मिनहाज सुलसूला। अरबों के आक्रमण से लेकर के गौरी आपका बलवन, बलवन तक की जानकारी मिलता है इसमें। पूरा जानकारी दिल्ली सल्तनत की नहीं मिलता है, कुछ पुस्तक में कुछ जानकारी, कुछ पुस्तक में कुछ जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए। दीवान अर्ज कैसा विभाग था? दीवान अमीर कोई कैसा विभाग था? कैसा विभाग था? कृषि विभाग था। दीवान खैरात, दीवान मुस्त खराज, दीवान बंदगान, दीवान इस्तिहाक, जजिया एक कैसा करता? पूछा जाएगा हिंदू से लिया जाने वाला कर का नाम बताइए। गैर मुसलमान का मतलब क्या? हिंदू ना, जो मुसलमान नहीं है उससे कर लिया जाता था। ठीक है। इकता प्रणाली क्या था? भूमि अनुदान। चलिए फिर से बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे, बोलिएगा। दीवान अर्ज सैन्य विभाग, दीवान अर्ज कैसा विभाग? दीवान अमीर को ही कृषि, दीवान खैरात दान, दीवान मुस्तखराज, दीवान बंदगान, दीवान इश्तिहाक, और जजिया कर कैसा था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। और इकता प्रणाली भूमि अनुदान इल्तुतमिश द्वारा शुरुआत किया गया था। पढ़े थे हम लोग, इल्तुतमिश के द्वारा शुरुआत किया गया था। अब यहाँ पर देखिएगा, दीवान अर्ज विभाग किसने बनाया? अमीर को ही किसने बनाया? वही एमपीटी है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात नामक विभाग फिरोज शाह तुगलक एफएसटी। दीवान मुफ्त खराज किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुफ्त खराज किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी नहीं बनाया था। दीवान मुफ्त खराज कैसा? राजस्व विभाग था ना, राजस्व विभाग था ना, ये बनाया था आपका, देखिए बंदगान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। और इश्तिहाक खैरात फिरोज शाह तुगलक, बंदगान फिरोज शाह तुगलक, इश्तिहाक, इश्तिहाक क्या था सर? पेंशन विभाग। बंदगान किस क्या था? दान विभाग। और खैरात क्या था? दान विभाग। ये दास विभाग। तो बंदगान में दास, ये चीजें कंफ्यूजन करेगा, याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 3 विभाग यहाँ पर याद रखना है। एक था पेंशन विभाग, एक था दास विभाग, और एक था दान विभाग। दान दास पेंशन एफएसटी, दान दास पेंशन एफएसटी। राजस्व विभाग मुफ्त खराज था। और याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। इकता प्रणाली इल्तुतमिश। इकता प्रणाली कौन? इल्तुतमिश। चलिए, कुतुब मीनार कहाँ बनाया गया था? दिल्ली में। इसका नींव किसने रखा था? ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार दिल्ली में है और ऐबक ने इनको शुरुआत किया था और इल्तुतमिश ने पूरा किया। ठीक है ना? ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कैसा झोपड़ा है? एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। अलाई दरवाजा एवं सीरी का किला का दिल्ली में है। और इस किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। चलिए, संकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? इसी कारण तो बेचारा गरीब हो गया। जब ये मरा था ना, मोहम्मद बिन तुगलक 1351 ईस्वी में, तो एक शासक लेखक है फरिश्ता नाम करके शायद, उनके द्वारा कहा गया था कि इनको आ, लोगों से छुट्टी मिल गई, लोगों को इनसे छुट्टी मिल गई और इनको लोगों से छुट्टी मिल गई। लोग भी उब गया था एकदम।
है ना, कि कब अब ये राजा समाप्त हो जाएगा, अब ये राजा को हटाना बहुत जरूरी है। और इनको भी लग गया था कि अब हम शासक नहीं बने, जो अच्छा है, अब लगता है हम हमारे हिसाब से हमारे यहाँ से साम्राज्य ये हो जाए। इसी कारण था, मेन कारण यही था। संकेतिक मुद्रा पता है आप लोगों को, तांबा का चलाए थे संकेतिक मुद्रा, तांबा और कांसा का। और कहा गए थे कि चांदी के मुद्रा का बराबर होगा। लोग घर में ना तांबा का सिक्का सब छापने लगे। अभी मोदी जी कह दें कि जो लोहा का सिक्का है ना और चांदी का सिक्का का दाम बराबर, आप लोग पढ़ने के लिए आएंगे, आप लोग घर पे क्या करेंगे, पापा मम्मी भाई बहन मिल करके एकदम पूरा गोल 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 सिक्का एकदम छापने लगेंगे। नहीं, उस समय कोई नहीं होता था कि कोई पहचान रहता था। क्यों? क्योंकि चांदी से बदल लेंगे। और ऐसे करके सब लोग चांदी वाला सिक्का जमा कर लिया। और लास्ट समय में ना चांदी की जरूरत पड़ी तो चांदी को सब लौटा रहा था, उसके हिसाब से पैसा मिल रहा था इसके समय में, एमबीटी के समय में। और ये बेचारा फिर बहुत ही ये हो गया। इनके द्वारा बहुत सारी योजना लाया जाता, बहुत खतरनाक खतरनाक योजना, लेकिन एक भी योजना पूरा नहीं होता था, है ना। इसके कारण कहा गया था इनके बारे में अलग अलग चीजें। तो मोहम्मद बिन तुगलक, हालांकि एमबीटी के समय में हम लोग दो चीजें और जानते हैं कि एक विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया। विजयनगर, विजयनगर का कब सर जी? 1336 में। और इसी समय में कौन सा? बहमनी, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य का भी स्थापना हुआ कब? 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। तो ये भी यहाँ पे याद रखना, 1347 ईस्वी में किया गया था। और एक डेट इसमें और पूछा जाता है कि 1333 ईस्वी में कौन आया था? इबन बतूता। और इनको किस से सम्मानित किया गया था? काजी उपाधि दिया गया था, है ना, काजी की उपाधि। गाजी या काजी? काजी की उपाधि दिया गया था। और फिर इबन बतूता को कहाँ भेज दिया गया? चीन भेज दिया गया था। तो वो याद रखना है। और फिर इनकी मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई, हट्टा नामक स्थान पर। कौन सा स्थान पर? हट्टा नामक स्थान पर। काफी चर्चित है ये सांकेतिक मुद्रा, कभी भी पूछा जाएगा। एकदम आप लोगों को एमबीटी जाना है। 1236 से 1440 ईस्वी तक मामलुक वंश साम्राज्य में संबंधित दिल्ली की सुल्तान थी। कौन? पढ़ चुके हैं। नवराज त्योहार किसने लाया था? गयासुद्दीन बलबन। और इसका वास्तविक नाम बताए हैं? बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। कुतुब मीनार के पास स्थित, कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद कुतुबुल इस्लाम मस्जिद थी। और किसने बनाया था? किसने? चलिए क्वेश्चन आ गया, बताएंगे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद नी किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी। किसके समय में भारत आया था अल बरूनी? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमें पता है। मोहम्मद गजनवी, गजनवी कौन है? मोहम्मद गजनवी के समय में। कहाँ का था ये? ख्वारिज्म का था। कहाँ का था? ख्वारिज्म का। जब एग्जाम में पूछेगा ना उस समय याद आएगा, है ना। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। नहीं तो फिर लुसेंट से रटते रहियो हमेशा। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यही था, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये सारा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पूरा आरआरबी में पूछा गया है सारा क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं कि आरआरबी पूछ लिया है तो इसको दूसरा एग्जाम में नहीं पूछेगा, नहीं समझे। सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो दिल्ली सल्तनत तक में पूछता है। कह रहा है 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला विद्वान यात्री अल बारूनी मूल रूप से किस आधुनिक देश से आया था? आधुनिक नाम है उज्बेकिस्तान। अब पुराना नाम क्या है? ख्वारिज्म। हाँ या नहीं? ठीक है, बताएंगे। फारसी विद्वान अल बारूनी किस विदेशी आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान के रास्ते भारत आया था? कौन है? जल्दी से। महमूद गजनवी। हमें लग रहा है गौरी है जी। नहीं सर, गौरी नहीं है, गजनवी है।
1191 ईस्वी में, देखिए सीआरपीएफ एसआई में पूछा है 24 में, 1891 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? तराइन का तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध हुआ 94 या 92? पानीपत का पहला, तराइन का दूसरा, 92। किसके किसके बीच हुआ था ये? मोहम्मद गौरी और जय चंद के बीच। नहीं, ये किसके बीच हुआ था? ये तो दिया हुआ है। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? गौरी, ये तो इजी था ना, तो आप लोग बता रहे हैं। अभी हार्ड वाला क्वेश्चन तो आएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कौन? इब्राहिम लोदी। और इसमें किसकी जीत हुई थी? और इब्राहिम लोदी मारा गया ना। और इब्राहिम लोदी मारा गया। बहुत अच्छा। दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है। दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। यह किस समुदाय का था? फिर से कस के बोलिए। बिल्कुल सही है। भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था, क्या था? सेनापति। यही था ना, बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक निम्नलिखित में से किस, है ना, आउटडोर खेल का शौकीन था? आउटडोर मतलब क्या होता है? एक होता है इंडोर, एक होता है आउटडोर। बिहार बोर्ड बोर्ड वाले को नहीं पता चलता है ना इंडोर और आउटडोर। नहीं, है ना। 1 2 में रहता है सीबीएसई बोर्ड वाले। नहीं जी, आउटडोर गेम लिखे 5 गो। इंडोर गेम, आउटडोर मतलब घर से बाहर, गेट से बाहर। कौन सा खेल था जी? पोलो या कुश्ती? पोलो था। क्या था? पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम संप्रभुत्व शासक के रूप में माना जाता है? आया था कहीं पे? हमको तो नहीं लग रहा है कि कहीं पे पढ़ाए हैं आप लोगों को। था कहीं पर? नहीं था तो फिर से हम दिखा देते हैं। इसमें है, बिल्कुल आंसर है। कौन है? इल्तुतमिश। तो देखिए यहाँ पर, है ना। अब ये चीजें पूछा गया है, वहां पर तो रट लेंगे आप लोग कि नीचे संस्थापक या तो वास्तविक संस्थापक कहाँ है? वास्तविक संस्थापक बोले हैं सर संप्रभुत, मतलब कि पूरा ये तरीके से, अच्छे तरीके से जो स्थापित किया गया। ठीक है। फिरोज खिलजी के बारे में आप लोग जानते ही है। क्या है ये फिरोज खिलजी? खिलजी वंश के संस्थापक है? नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था? किसके समय में? इतना इजी पूछ लिया सर जी, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो फिर मजा आ जाएगा। 2025 एनटीपीसी में पूछा है ना। सारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जाकर। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी थी? हम लोग बड़े थे ना, कब थे? 1236 से 1200। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, मुगल से क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस पूछा जाता है। नहीं समझे? पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान देना आप लोग, इसीलिए उस पर जोड़ नहीं देते हैं। सीरी का किला क्या लगता है आप लोगों को? सैन के लिए सीरी का किला, जल्दी से बताइए। अभी बताए थे आप लोगों को। ये है अलाउद्दीन खिलजी, एकदम खूंखार शासक।
नहीं, इन्हीं के द्वारा बाजार नियंत्रक प्रणाली भी जारी किया गया था। नहीं किया गया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इन्हीं के समय में दीवान ने मुफ्त खराज नामक विभाग भी बनाया गया था। मुफ्त खराज कैसा विभाग था? राजस्व विभाग था। याद है? नहीं सर, मुफ्त खराज, बंदगान, है ना, पेंशन, ये सब विभाग कहाँ याद हुआ? तो बाद में हम लोग वीडियो देखेंगे तब याद होगा। हम समझ रहे हैं ना, आप लोग ऐसे ही करते हैं। अभी पूछेंगे तुरंत हम। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग। कृषि के लिए देखिए, दीवाने आमिर को ही, कभी कभी ना ये अमीर ना दे करके दीवाने को ही लिखेगा, तो आप लोग को गलत नहीं समझना है। दीवान ए अमीर को ही नामक विभाग किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं के निर्माण सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? हमें लगता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। एनटीपीसी 2021 में पूछा था क्या? बिल्कुल। अमीर उल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान किया गया था? जमालुद्दीन याकूब। इसी को मिला था पद, क्या मिला था? अमीर ए आकुर। अमीर ए आकुर, अस्तबल का पुजारी, है ना, घोड़े अधिकारियों का सरदार। नहीं, ये था आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरुआत किया था? सिजदा कौन? बलबन ने किया था। बने हैं बलबन जी? ये बलबन है, ये बलबन है। इल्तुतमिश के बारे में याद क्या रखना है? एकता प्रथा, हाँ, चालीसा दल। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बोले तो कुतुब मीनार, ढाई दिन का झोपड़ा। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सब किया गया। ठीक है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में याद रखना है कि इल्तुतमिश के बाद ये गद्दी पर बैठी और भारत की पहली महिला शासिका। सल्तनत शासक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ पर शासन किया? जल्दी से बताएगा। 1266 से 1200। सोचिए कि कभी कभी ना बीच वाला डेट भी पूछ लिया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी मेंस वगैरह में पूछा गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली, इल्तुतमिश, इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है? क्या होता था इसमें? भूमि अनुदान था ना पीछे, भूमि अनुदान। तो भूमि अनुदान आप लोगों को यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा। कारा मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? दिल्ली सल्तनत के शासन काल में आया था भारत। देखिए कितना बड़ा पूछा है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में भी कौन सा? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश में भी कौन सा? एमबीटी। एमबीटी के समय में भी कौन सा वर्ष? ये ऐसे पूछा जाएगा। दिल्ली सल्तनत, ये सबसे आसान को क्वेश्चन पूछा है। कभी ये देगा, कभी ये, और कभी ये, और चारों चीजें आप लोगों से हम पूछेंगे। देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ? एमबीटी के समय में हुआ। एमबीटी के समय में। किसके समय में? एमबीटी के समय में हुआ। सिकंदर लोदी के बारे में बताइए 2 पॉइंट। कब? आगरा का संस्थापक 1504 में। 1500। और बताइए सिकंदर लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी ना वो? हाँ, गज सिकंदरी नामक पैमाना का निर्माण भी किया गया इनके ऊपर। लास्ट क्वेश्चन सर। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी प्रसिद्ध याचना रचना तारिक ए मुबारक शाही में
किस राजवंश के संस्थापक को पैगंबर का वंशज कहा? सैयद सैयद राजवंश। संस्थापक क्या है इसका? खरीज का है इसका संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। कुछ भी आप लोग बोल देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लोधी वंश का बहलोल लोधी। क्या आप लोगों को जितनी चीजें बताएं सारा चीजें याद आया समझ में? अगर इतना आप लोग याद कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का लगभग क्वेश्चन सब बना देंगे। क्या समझे? ये पूरा ओवरऑल दिल्ली सल्तनत था, जो कि आप लोगों को लुसेंट में होमवर्क अभी अगर मिलेगा तो आप लोगों को बहुत सारे दिन अभी चलेगा, कम से कम 5-6 दिन। हाँ या नहीं? ठीक है, याद रहेगा क्या? चलिए ठीक।